गुड मॉर्निंग। मैं राजन पटेल अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है और उनके लिए भी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम के लिए, है ना। उनके लिए विशेष तौर से तैयार किया गया है। दोस्तों, इसमें जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, क्या क्या उनको डालना है इम्पोर्टेंट चीज़, और साथ में वो अपने अंक कैसे ज़्यादा ला सकते हैं, इस सब को ध्यान में रखकर इस वीडियो को प्रिपेयर किया जा रहा है। हाँ दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी। देखिए, पहले क्या होता है, वो कहानी के माध्यम से समझाता है, मगर उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है जो वो बताना चाहता है। उसी को ध्यान में रखकर आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको, सफल हो सको। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है संघवाद। ठीक है, संघवाद को हम आज 2 वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, संघवाद होता क्या है, हम पहले आपको बता दूं अपने भाषा में। ठीक है, संघवाद, देखिए, संघवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक शब्द क्या क्या है, दूसरा शब्द क्या, समझिए। संघ को कहते हैं फेडरल, है ना, फेडरल और वाद से होता है इज्म, है ना, इज्म। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। फेडरल का अर्थ होता है संधि या समझौता। देखिएगा, संधि या समझौता। ठीक है, और इज्म का होता है विचार, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट यह हुआ कि ऐसा संधि या समझौता, है ना, ऐसा विचार जो संघ के परितः संचालित होने वाली गतिविधियों का, है ना, गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। यानी ये संघ हो गया आप। ठीक है, संघ के परितः संचालित होने वाली ऐसी विचारधारा को जो सिर्फ उनके बारे में बात कही जाती हो, उसे हम संघवाद कहते हैं। क्लियर? आइए अब इनका परिचय देखते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको और कि ये जब आप आगे जाके और पढ़ेंगे ना संघवाद, यहाँ पर 2 शब्द यूज होते हैं। एक शब्द होता है फेडरल, मैं पहले अभी भी बताया, है ना, फेडरल, और दूसरा होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन। अब भारत में जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूनियन से है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये अमेरिका के से लिया जाता है। तो हम जो यूनियन शब्द पढ़ रहे हैं ना, यानी जो संघवाद की बात हम कर रहे हैं ना, हम इसकी बात कर रहे हैं अपने भारत में। ठीक है, मगर ये हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम संघवाद की बात करेंगे। संघवाद होता क्या है, एक विचारधारा है संघ, है ना, कि सत्ता का जो आप पहले टॉपिक में पहले अध्याय में पढ़े थे, सत्ता की हिस्सेदारी, है ना, अब उसी को है कि उनको कैसे इनको बांटा जाए उसके बारे में ये चर्चा होता है। ठीक है, चलिए करते हैं। आइए परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की हिस्सेदारी की एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। क्लियर? इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया गया।
किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी परिचय दे दिया कि हम इस अध्याय में क्या क्या करने वाले हैं। पहले क्या समझते हैं, हम संघ को समझते हैं, सत्ता के बंटवारे को समझ लिए थे, अब उसके स्वरूप को समझते हैं और उसके बाद क्या करना है कि वो किस तरह से ये संभव होता है, भारत में किस तरह का है, संघवाद का सिद्धांत क्या है, व्यवहार को उसको समझेंगे। ठीक है, मतलब इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। आइए चलते हैं, पहले संघवाद हम समझते हैं होता क्या है, कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। ठीक है, संघवाद संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आप याद है कि पहले अध्याय में हम क्या पढ़े थे, श्रीलंका और बेल्जियम की एक कथा हम पढ़े थे ना, जो कि भाषा के आधार पर वहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बिल्कुल सही, आप पढ़े थे कि पहले पिछले अध्याय में कि जो बेल्जियम की सरकार थी, केंद्र सरकार, वो इतना मजबूत नहीं थी, वो अपनी शक्ति का अधिकारों का बंटवारा हो गया था, राज्य को भी दे दिया था और अपने पास रखा था। और एक और था वहाँ पर सामुदायिक शासन भी था, याद है, हाँ सामुदायिक शासन भी था, उसमें भी डिवाइड हुआ था, इसलिए वहाँ पर केंद्र का जो शक्ति था ना कम हो गया था, कम का मतलब वो विभाजित हो गया था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। बेल्जियम में उससे भी पहले प्रांतीय सरकारें थी। देखिए मैं बताया, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती है। बिल्कुल, देखिए जब कोई चीज़ किसी के द्वारा दिया गया होता है तो उसको लेने का भी अधिकार होता है, वो ले भी सकता है। ठीक है, 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। संवैधानिक अधिकार मतलब क्या है, जो संविधान के द्वारा दिया गया अधिकारों से संवैधानिक अधिकार करते हैं, केंद्र के द्वारा नहीं। जो संविधान में पहले से लिखी गई, जब संविधान बना उसमें लिखा गया कि राज्य को या प्रांत को ये अधिकार होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। समझते जाइएगा, इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि उसे संविधान दे दिया है अधिकार, तब केंद्र पर क्यों रहना निर्भर। इसी प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली ली। बिल्कुल, जहाँ पर देखिए, क्योंकि एकात्मक शासन कहाँ था, जब केंद्र सरकार चारों ओर इनको शक्ति डिवाइड करती थी ना, यहाँ पावर सबसे ज़्यादा था, ये जब चाहती थी तब जिसको सरकार अधिकार देती थी, मगर ये क्या किया कि हट गया। ठीक है, ये इस तरह से हट गया है ना। अब क्या हुआ कि सब अपने अपने अधिकार में होंगे, क्योंकि संविधान यहाँ पर ऊपर है, ये बोल दिया कि भाई तुम अपना अधिकार लो, ये तुम अपना अधिकार लो, तुम अपना अधिकार लो। इससे उनको क्या हुआ, किसी पर निर्भर नहीं हुए। अब जब शक्ति का बंटवारा संविधान के द्वारा हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली अपना लिए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, वहाँ के नेता चाहते थे, मगर व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। देखिए बिल्कुल, जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था होता है ना, वहाँ पर जो पावर होता है ना, जो शक्ति होती है ना, जो अधिकार होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, सेपरेशन होता है ना, बढ़ जाता है। कहाँ, इकाइयों के बीच में और केंद्र के बीच में। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, आमतौर पर, है ना। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। बिल्कुल सही।
फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकार होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था होगा वहाँ पर मिनिमम 2 प्रकार की सरकार होगी। ठीक है, पहले एक मान लीजिए ये केंद्र के लिए हो गया, सॉरी हाँ, ये हो गया आपको केंद्र के लिए होगा और ये होगा राज्य के लिए होगा। अब समझिएगा, ये जो सेंट्रल होगा है ना, और ये स्टेट के लिए है। ठीक है, अब समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ये जो इनकी जो सरकार होगी ना वो राष्ट्रीय महत्व के लिए होगी, यानी सबके लिए होगी। ठीक है, और ये जो होगा स्पेशली इस राज्य के लिए होगा। ये राज्य अपने लिए शासन करेगी, ये राज्य अपने लिए कानून बनाएंगे, ये राज्य अपने लिए, ये राज्य अपने लिए। तो क्या हुआ, और ये चीज़ कहाँ से, संविधान में या इस प्रणाली में, संघीय शासन प्रणाली में जो पावर होता है ना ये बढ़ जाता है। हाँ, मगर ये है कि इसके द्वारा नहीं दी जाती है, ये पावर जो होता है ना संविधान के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगर इसके द्वारा दी जाएगी तो समझिए वहाँ पर एकात्मक शासन है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन से ठीक उल्टा है। ठीक है, मैंने बोला ना जहाँ पर अब वहाँ पर जब पावर होता है, जब जहाँ पर पावर अलग अलग नहीं होता तो वहाँ पर एकात्मक है, क्योंकि वहाँ पर पूरा शासन एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे एकात्मक है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। बिल्कुल, मैंने कहा वहाँ पर सिर्फ सेंट्रल रहेगा, स्टेट का कोई उतना वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। बिल्कुल, इसके अधीन होकर काम करेगी, स्वतंत्र होकर नहीं, इसलिए इसे एकात्मक कहा जाता है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। बिल्कुल, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। क्लियर, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इनके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। अब समझ में आया कि संघीय व्यवस्था क्या होता है, जहाँ पर पावर ऑफ सेपरेशन हो। और संघीय व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट है 2 प्रकार की सरकार होती हैं। ठीक है, और उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होगा वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर जो पावर होता है एक व्यक्ति के या एक जगह होता है, उसके अंदर रहकर इकाई या प्रांत शासन करते हैं या संविधान चलाते हैं। सॉरी, संविधान नहीं, मतलब है ना, अपनी शक्तियों को चलाते हैं, राज्य सरकार बनाते हैं। ठीक है, बिना उनके आदेश का कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है कि संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है ना। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अब कि कौन कौन सी विशेषता होती है संघीय शासन प्रणाली के। आइए मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए अब देखिए सबसे पहला चीज़ है कि जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था होगा तो वहाँ पर जान लीजिए कि 2 तरह के सरकार होंगी, है ना, 2 स्तर पे या 2 से अधिक। देखिए सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। जैसे मैंने बताया ना, केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, है ना, और लोकल सरकार हो गया। लोकल सरकार जैसे कि भारत में हम बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार मोदी हो गए मान लो। ठीक है, और स्टेट के मान लो योगी हो गए। ठीक है, योगी हो गए। और मान लीजिए इस लोकल के जो है तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये होते हैं ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाले हो गए ये लोकल, यानी 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो रही है। ठीक है, चलिए दूसरा है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही, आपको मैं ये समझाने का मतलब ये प्रयास किया गया है इसमें कि जो सरकार हुई ना, जैसे एक देश हो गया ना, इसमें रहने वाले लोग हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अब केंद्र हो गया तो इस सब पर शासन कर रही है यस।
अब स्टेट हो गए, मान लीजिए इनके लिए अलग अलग इसमें बटा हुआ है। आप समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इनके अधिकार क्षेत्र बटे हैं, ये जो है सिर्फ इतने में शासन करेगा, इतने पे काम करेगा, और ये जो राज्य है इतने में करेगा, मतलब ये अपना अपना इनका अधिकार क्षेत्र है, लिमिट एरिया है। अब इसमें ये लोग कानून अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। प्रशासन अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। कर अलग से वसूलेंगे, कानून बनाने का, कर वसूलने का, प्रशासन करने का, ये अलग अलग अपना करेंगे। जैसे ये यूपी है तो यूपी की सरकार अलग करेगी, है ना। तमिलनाडु है, तमिलनाडु सरकार अपना करेगी। राजस्थान है, राजस्थान अपना करेगी ना। एमपी है, एमपी अपने हिसाब से करेगी। मगर अब देखिए इस यहाँ पर सभी में तो जनता है, सभी एक ही नागरिक पर शासन कर रहे हैं। केंद्र सरकार इन्हीं बीच में रहने वाले नागरिक को, ठीक है, इन्हीं बीच में रहने वाले नागरिक पर शासन कर रही है, ठीक है। आइए तीसरा स्तर देखते हैं कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। बिल्कुल सही, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ संवैधानिक होगा यानी संघीय शासन व्यवस्था होगा, वो संवैधानिक अधिकार होगा, यानी संविधान द्वारा दिया गया होगा। यानी देखो मैंने यही बात बताया ना कि संविधान में वर्णित है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया नहीं है, वो संविधान के द्वारा दिया गया या उसमें वर्णित होता है, ठीक है। विभिन्न स्तर के सरकार को गारंटी और सुरक्षा देती है, कौन? संविधान देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। नेक्स्ट है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं देखिए आपको यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक संसद है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियर कर रहा हूँ। एक संसद है, किसी राज्य का नाम बदलना है, ये कोई राज्य है, मान लीजिए स्टेट है, ठीक है, ये कोई स्टेट है। अब इसका नाम बदलना है, जब तक लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, ये अपना सहमति नहीं जताएंगे, पूर्ण सहमति, तब तक नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस राज्य को बदलना है वहाँ की विधानसभा विधान परिषद जब तक एग्री नहीं करेंगे कि नहीं हमारे राज्य को बदला जाए, ठीक है, ये भी जब तक बहुमत नहीं लेकर आएंगे तब तक किसी राज्य का नाम, सीमा या उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी दोनों की सहमति, दोनों स्तर की सरकार, राज्य स्तर की और स्टेट केंद्र सरकार, केंद्र स्तर की, दोनों की जब तक सहभागी नहीं होंगे, सहमति नहीं होगी, तब तक इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। बिल्कुल देखिए यही एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझिए कि जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था होगा वहाँ पर जो संविधान में विभिन्न स्तर के अधिकार की व्याख्या होगा ना, संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। क्लियर? तो अब बताइए, जब सरकारों के बीच में किसी भी प्रकार का, राज्य सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का या किसी भी स्तर में किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो कौन करेगा? न्यायालय करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगी, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है कि जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था होगा, जहाँ पर संविधान में वर्णित होगा, और ये जान लीजिए संविधान का रखवाला भी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ऐसे में जब संविधान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, उनमें रहने वाले लोगों के स्तर में कोई विभिन्न प्रकार का विवाद हो गया, तो उसका निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप समझिएगा, है ना। ये सब एग्जाम में लिखना होता है कि आ गया सपोज कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो ये सब आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं 6, वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करें। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो वित्तीय आय है ना, मतलब वित्तीय सहायता है ना, पैसे की बात है, वो निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकार के लिए क्या है? अलग अलग राजस्व के स्रोत हैं। जैसे मैं बता दूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ मेरा बताने का कोई खास उद्देश्य नहीं, मगर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे केंद्र सरकार के लिए है ना, उनकी आय क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर के महत्व के है ना, उससे वो आय उनको
आता है। और स्टेट के लिए स्टेट स्तर की जो महत्व है, विषय है ना, उससे वो ग्रहण करते हैं, आय राजस्व आता है। ये आगे मैं दिया है, मैं बताऊंगा कि राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके द्वारा वो आय या राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, आइए सातवां देखते हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा करना, पूरा सम्मान करना। दो विशेषता है इसके, दोहरे उद्देश्य हैं। पहला कि देश की एकता को सुरक्षित करना। देखिए दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एकता बढ़ेगा। और साथ ही क्षेत्रीय विविधता है, हर राज्य में अलग अलग विविधता है, अलग लोग हैं अलग तरह के, उनको एकजुट करना, उनको सम्मान देना, वो भी सरकार में सहभागिता उनको मिल रहा है तो उनको सम्मान मिलेगा। इस तरह से इनके दो उद्देश्य संघीय शासन प्रणाली के। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। देखिए अब क्या दो चीज महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर विभिन्न स्तर की सरकार है तो सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं न सहमत हो। और दूसरे हाँ, और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। दो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले सहमति होना चाहिए नियमों पर, और दूसरा भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पर कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। बिल्कुल उनकी जितना अधिकार है, जितना उनको अधिकार पावर दिया गया है, वो उसी में सीमित रहेंगे, वही भर करेंगे, ना दूसरे की अवहेलना नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आप अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है कि एक जगह जिससे कहीं हो गया, अमेरिका में हो गया तो उसका हर जगह उसी तरह होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, या भारत में है, भारत में यूपी में एक तरह हो गया तो ऐसे अलग अलग राज्य में हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। यह बात, आइए यहाँ देखते हैं। यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। देखिए कौन कौन तरीका है, आप ये समझिए, एग्जाम में पूछेगा कि संघीय शासन व्यवस्था में संघीय शासन व्यवस्था को किन तरीकों से गठित की गई है, तो आप लिखोगे दो तरीके से। कौन कौन तरीका है, आइए देखते हैं। पहला कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, यानी दो छोटे छोटे या बड़े बड़े, ठीक है, स्वतंत्र राज्य हैं, उनको मिलाकर एक बड़ी इकाई को गठित करने का। इसमें दो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, यानी दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। जैसे ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। देखिए हम यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का क्यों दे रहे हैं कि वहाँ पर जिससे ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, क्या होता है कि कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, वाशिंगटन, है ना, ऐसे कई वहाँ पर राज्य हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र हैं यहाँ पर, अब समझिएगा ये स्वतंत्र हैं, मगर कुछ जो फेडरेशन के माध्यम से, है ना, फेडरेशन जो है वहाँ पर उसके माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, किससे, अमेरिका से, यूएसए से। अब समझिएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जुड़े हुए हैं। अब इसका मतलब है कि ये समझौता करके जुड़े हैं कि आप हमारी वित्तीय सुरक्षा
और संचार नीति, आप ले लो इन सबका आपको सुरक्षा करना है। जिस दिन ये यूएसए इन 3 चीज़ों का सुरक्षा नहीं करेगी वो दिन ये राज्य अपने में स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी अपने ये संप्रभुता रखे हैं। देखिए यहाँ पर दोहरी संप्रभुता होती है। ठीक है, यहाँ इसकी अलग होगी, इसकी अलग होती है। ये सबके लिए बनाएगी, ये अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल नागरिकता होती है, यूएसए की नागरिकता अलग लेंगे। ठीक है, यूएसए की नागरिकता अलग होती है और स्टेट की नागरिकता अलग होती है। जब ये दोनों मिलकर बड़े राज्य का गठन करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, और ऐसे में एक संघ का निर्माण होता है। वही चीज़ कर रहा है कि साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, जिसे संयुक्त अमेरिका, यही कॉन्सेप्ट है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की। ठीक है, आइए इस तरह संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरसत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बिल्कुल सही, मैंने कहा। अब देखिए उनको क्या है कि अगर ऐसे उनको प्राप्त होगा अधिकार, है ना, तो वहाँ पर केंद्र से ज़्यादा मजबूत राज्य हैं अमेरिका में। ठीक है, अब समझ में आ रहा। और केंद्र जो अमेरिका है, यूएसए का जो सेंटर है वो उतना मजबूत नहीं है जितना वहाँ का स्टेट है, इसीलिए कहा गया है। आइए एक बार ये समझते हैं अधिकार क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, बात बोले भेद खोले, समझते हैं। अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, देखो कानूनी अधिकार होना चाहिए। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इनके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है। सिंपल सी बात है, अधिकार क्षेत्र में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के कानूनी रूप से अधिकार दिया होता है कि आप इसी सीमा क्षेत्र के अंदर काम करेंगे, अधिकार प्राप्त होगा, वो उसमें वो स्वतंत्र होते हैं, उसके कुछ विषय होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका देखिए। वो एक गठन था कि जब स्वतंत्र राष्ट्र ना राज्य मिलकर बड़े राष्ट्र का या संघ का निर्माण करें। दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना तथा भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, उसमें आंतरिक विविधता को ध्यान में, मतलब उसमें रहने वाले लोग अनेक प्रकार के हैं, अनेक विविधताओं का समूह है, देश है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब अलग अलग उस विविधताओं को ध्यान में जब हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, विभाजित करते हैं, जैसे अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर उनको अलग गठित कर दिया गया, कोई क्षेत्र के आधार पर गठित कर गया, है ना, और कोई कल्चर संस्कृति के बेस पर अलग कर दिया गया और उनको अलग से अधिकार दे दिया गया, पावर दे दिया गया। यही है कि विविधताओं को ध्यान में रखकर जब शक्ति का बंटवारा कर देना ही दूसरा तरीका है। जिसे इसमें याद रखिएगा, भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरसों केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। देखिए आपको पहले तरीके में जो सेंटर होता है वो ज़्यादा मजबूत होता था और जो जो सेंटर होता था वो कम मजबूत होता था, कम ताकतवर होता था। कहाँ पर? पहले तरीका में, पहले वाले में। लेकिन जब दूसरा तरीका जो है, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट है ना, जो स्टेट हैं यहाँ पर कमज़ोर होती हैं, वहाँ पर जो स्टेट होती हैं यहाँ पर दूसरे तरीका में मैं समझा रहा हूँ, दूसरे तरीके में ये ज़्यादा नहीं, मतलब कमज़ोर होते हैं ये केंद्र से। ठीक है, ये सिस्टम है। आइए, अक्सर इन व्यवस्थाओं में राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे अभी इसके पहले जम्मू कश्मीर था, इसको विशेष अधिकार प्राप्त था, ये इसका अपना
अलग से संविधान था, ये अपना अलग से सब कुछ करता था, ठीक है। इसलिए इस व्यवस्था में जो दूसरा तरीका है उसमें कुछ विशेष अधिकार है प्रांतों को देने का। आइए आगे चलते हैं। भारत में देखते हैं संघीय व्यवस्था, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, भारत में किस प्रकार का संघीय व्यवस्था है इसको हम समझेंगे। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों, क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी का क्या व्यवस्था है, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। यह बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आपको पता है कितने लड़ाई युद्ध होने के बाद भारत आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ है आपको याद होना चाहिए, 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, याद रखिएगा। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। बिल्कुल, पहले क्या थे, भारत में रजवाड़े लोग शासन करते थे, लेकिन जब आज़ाद हुआ भारत तब धीरे धीरे जितने रजवाड़े थे वो भारत में विलीन होने लगे। भारतीय संविधान ने राज्यों को संघ को घोषित कर दिया। देखो ये याद रखिएगा, भारत संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। देखिए यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है ना, फेडरेशन नहीं कहा जाता है। फेडरेशन मीन्स भी होता है संघ और यूनियन मीन्स भी होता है संघ, मगर यहाँ भारत में जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूनियन का कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम में भी काम देगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें संघ शब्द नहीं आया है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। बिल्कुल सही, वो संघीय व्यवस्था नहीं नाम लाया गया है, फिर भी उसी व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, ठीक है। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। बिल्कुल सही। अब देखिए, मैंने बताया था ना कि कहीं भी संघीय शासन व्यवस्था होगा तो वो जो विशेषता हम लोग पढ़े थे ना वो कहीं न कहीं दिखना चाहिए, तभी आप कहोगे कि संघीय शासन व्यवस्था है। तो भारत में हम देखते हैं कि भारत में वो जो 7 विशेषता है वो कहीं कहीं अप्लाई होता है या नहीं। अगर वो अप्लाई हो रहा है तो संघीय शासन व्यवस्था, अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए, हम देख सकते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। देखो पहला विशेषता यही था कि कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्यों स्तर की सरकार होनी चाहिए। तो भारत में है एक केंद्र का हो गया, एक स्टेट का हो गया, क्लियर। अतः है ना, था संघ सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, बिल्कुल। और राज्य सरकारें 2 हो गई, 2 स्तर की। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, बिल्कुल है, वो पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करती है केंद्र सरकार, ठीक है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं, बिल्कुल। देखो अब मैं कह रहा हूँ उसके अधिकार बांटे गए हैं, ठीक है। राज्य और केंद्र के बीच 2 स्तर की जो सरकारें, इनके बीच क्या बांटी गई है, हिस्से बांटा गया है ना, अधिकारों के 3 हिस्से किए गए हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए आपको मैं पहले बता दूं, एक संघ सूची, यहाँ सूची की बात हो रही है ना, संघ सूची होगी, दूसरा राज्य सूची होती है, ठीक है, और तीसरा समवर्ती सूची होती है। ये समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। अब इन्हीं 3 सूचियों के तहत
राज्य और केंद्र के अधिकारों का बंटवारा है। आइए देखते हैं किस तरह से बंटवारा होता है। ठीक है, संघ सूची में देखिए, अब देखिए आप याद रखिएगा, ये आपको पूछेगा कि जो केंद्र और राज्य का शक्ति का बंटवारा है कितने क्षेत्र में हुआ, कितने सूची में हुआ है ना। तो आपको याद रखना होगा कि 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम संघ सूची में देखेंगे कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, पहला है प्रतिरक्षा, आप याद रखिएगा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे भारतीय महत्व के विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो पूरे राष्ट्र के लेवल पर होता है ना, और पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है। ये जो संघ सूची में कानून बनती है ना, इस मामलों में पूरे भारत के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को। ये याद है रखना। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है कि केंद्र सरकार, जो संघ सरकार है ना, संघ सरकार में संघ सूची में कानून बनाने को किसको अधिकार है, तो आपको अब ऑप्शन में आ सकता है राज्य को, केंद्र को, दोनों को, है ना, या इनमें से किसी को नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार ओनली सिर्फ केंद्र सरकार को है। और कौन कौन से विषय पर बना सकता है? जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हों, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गए, संचार हो गए, मुद्रा हो गई, ये सब जो मामला है ना राष्ट्रीय महत्व के, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। प्लीज आप इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए अच्छे से। दूसरा है राज्य सूची। देखिए आप समझिएगा, यहाँ पर संघ सूची की बात होती है। अब राज्य सूची में, राज्य सूची में कौन कौन महत्व के विषय हैं? पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। जो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं वो राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य कानून बना सकती हैं। देखिए जब राज्य की बात है तो कौन बनाएगा? राज्य बनाएगी। मगर इसके आगे चलकर पढ़ेंगे तो कुछ ऑब्जेक्शन भी हैं, बाद में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी 10th में तो उसके बेसिस पर पढ़ा रहे हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है समवर्ती सूची। देखिए मैंने बताया था 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन है? शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ है, विवाह है, गोद लेना, है ना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। ये देखिए याद रखें, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार प्राप्त है, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। लेकिन क्या है, अगर टकराव दोनों कानूनों में, कानून बनाने को लेकर टकराव होता है, ऐसे में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून होगा वो सर्वमान्य होगा, वो मान्य होगा। क्लियर? देखिए आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में शामिल नहीं आते हैं उनका क्या होता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो न संघ सूची में आता है, ना कुछ राज्य सूची में आता है, ना ही समवर्ती सूची में, तो वो फिर कहाँ जाता होगा? सिंपल सी बातें है ना। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में है? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए। बिल्कुल सही, हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। बिल्कुल सही। देखिए आपको याद होगा, नहीं मैं बता रहा हूँ, जब आगे जाकर पढ़ोगे आप तो एक अवशिष्ट अधिकार होते हैं, है ना, अवशिष्ट सूची के। तो इसमें क्या होता है, वो अधिकार आते हैं, वो विषय आते हैं जो तीनों में नहीं रहते हैं, है ना, तीनों से बच जाते हैं, वो अवशिष्ट में चले जाते हैं। तो आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं।
भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। बिल्कुल, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है, मैंने बताया ना, ये दूसरा तरीका के अनुसार ये बना हुआ है ना देश। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, मगर वो अब वर्तमान में खत्म कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये था, अब था में इसको गिनती करिएगा। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। देखिए, मैं इसकी बता रहा हूँ इसके बारे में। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत के कई अन्य राज्यों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान है। बिल्कुल, है ना। इसका मतलब है कि जो भारत में जिस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है वो अपना अलग से नियम कानून बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि अपना संविधान बनाता है, और साथ ही अगर केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी, कोई कानून लागू करना हो, जब तक विधानसभा यानी जो जम्मू कश्मीर की संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है, विधान उसको बोलते हैं, उस पार्लियामेंट को आपको समझाने के लिए मैं सब नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जब तक वो पारित ना कर दें, ठीक है, तब तक उसको मान्य नहीं किया जाता है जम्मू कश्मीर। और साथ ही वहाँ का ऐसा नियम है कि बाहरी लोग वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते, मकान नहीं ले सकते, ये सब विशेष राज्य की दर्जा के अकॉर्डिंग आता है, मगर वो सब अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो पूर्वी राज्य हैं, है ना, पूर्वी असम इधर साइड में, ठीक है, ये असम मेघालय वाला जो पूर्वी साइड में है, उनको भी विशेष दर्जा दिया गया है, जो आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चलते हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अथवा कई देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों के वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। देखिए, बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे थे जैसे कि चंडीगढ़ को ले लीजिए। चंडीगढ़ पंजाब में भी पड़ता था, हरियाणा में भी पड़ता था ना, ये दोनों मतलब इसे बहुत विवादित होता था, तो केंद्र सरकार उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया कि भाई लड़ो मत, ये भारत का ही अंग है, मगर इसको हम केंद्र शासित प्रदेश बना दे रहे हैं ताकि इस पर ना आपका अधिकार होगा ना उनका अधिकार होगा, सीधे राज्य का होगा, ठीक है, केंद्र का होगा। ऐसे ही दिल्ली था, दिल्ली सबके लिए, यूपी, बिहार, मतलब ना जो भी पंजाब, हरियाणा, इधर सब जितने भी अटैच थे दिल्ली से, वो अपना अपना अधिकार मानते थे कि नहीं ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। ऐसे में विवादित हो रहा था, तो इसे केंद्र सरकार क्या किया, इसे सेंटर राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया और ये लड़ाई उसी जगह सिमट गई। क्लियर। अब आते हैं यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है, यानी बुनियादी मतलब संविधान में ही ये बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदन, है ना, 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। देखिए, ये आपको याद रखना होगा कि कहीं भी आपको जब संविधान में परिवर्तन करना हो या बुनियादी चीज में कोई अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, है ना, पारित होना चाहिए। पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर अब देखिए, ये सिर्फ खाली संसद में होना चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या होना चाहिए कि कम से कम आधे राज्य, यानी 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है ना इसमें वर्तमान में, तो कम से कम 15, आधे राज्य इसका होगा 14, तो आधे से अधिक दिया है, कम से कम आधे
राज्यों की विधान सभाओं से मंजूरी करवाना होता है, यानी 14, मान के चलिए 14 राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तभी कोई परिवर्तन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। क्लियर? आइए, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर संवैधानिक शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ संविधान की बात आ रही है उसकी देखरेख, उसकी अभिभावक, उसके माता पिता, सब कार्यपालिका न्यायपालिका को कहा जाता है। वही उसकी संरक्षक है, वही उसकी व्याख्या करता है। अगर संविधान में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है, उसको व्याख्या करना होता है, वो सिर्फ न्यायपालिका ही करती है। उसी तरह शक्ति के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय या और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। बिल्कुल, अगर राज्य संबंधित राज्य करेगा, अगर उससे बड़ा है, राज्य केंद्र से रिलेटेड है, तो उच्च न्यायालय करेगी। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। बिल्कुल भाई, जब स्टेट और केंद्र की राज्य सरकार बन गई तो उसको चलाने के लिए राजस्व जरूरी है। राजस्व जरूरी के लिए वहाँ पर क्या किया गया है कि कर लगाने के लिए और संसाधन के लिए अधिकार दे दिया कि भैया आप कहाँ कहाँ कर लगाओगे, क्या क्या करोगे। ठीक है, आइए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सुनो रेडियो, आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुनिए। ठीक है, सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएं और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटें। बिल्कुल, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबर आपको देखनी है ना, आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबर देखनी है, केंद्र और राज्य के संबंध में खबरें, ये 3 सूची बनाओ और 3 जो आप इंफॉर्मेशन है उसमें आप लिखते जाओ। ठीक है, क्या समझा, क्या जाना, आइए देखते हैं थोड़ा सा। पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोखरण। एक मिनट, पोखरण कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है। देखते हैं, जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती है तो वह क्या केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती है? बिल्कुल नहीं रोक सकती। ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्यपुस्तकों को लागू करना चाहती है, और मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्यपुस्तकों लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आप देखिए, जहाँ पर ये शिक्षा कहाँ पर है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर किसका अधिकार है? दोनों का अधिकार है, लेकिन जब विवादित होगा तो केंद्र सरकार द्वारा माना जाएगा। ठीक है, बस वही बात है। मान लें कि नेक्स्ट है, मान लें कि नक्सलियों से निपटने के लिए नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं कि जिसे सभी मुख्यमंत्री मान लें? देखिए, पहले तो अपने स्टेट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, वहाँ की सरकार की है। ठीक है, जब उनसे नहीं हो पाती है तब वो अगर चाहें तो केंद्र सरकार से मदद ले सकते हैं और तब वो बात मान सकते हैं, तब प्रधानमंत्री दखल दे सकता है। बिल्कुल, हाँ। चलिए दोस्तों, आज मैं पढ़ता हूँ संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो इसी पर मैं रख रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, जिससे आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, समझने में आसानी हो, और वो आप कॉन्सेप्चुअल समझते जाइए दोस्त, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को
तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।